प्यार से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी फ़िल्में आप लोगों ने देखी होंगी, जिसमें एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और लड़के का अंत जो है कि बहुत बुरा होता है। ये रियल में कहानियाँ बहुत ही कम सुनने को और देखने को मिलती हैं, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़का एक लड़की से बेहद प्यार करता है, लड़की भी लड़के से बेहद ही प्यार करती है, लेकिन लड़की की एक छोटी-सी कमी के कारण वो तड़पा कर उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देकर लड़की की आंखों के सामने मार दिया जाता है। लड़की कुछ नहीं कर पाती, तड़पती रहती है, रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन अपने आशिक को, अपने प्रेमी को बचा नहीं पाती। लेकिन बाद में होता क्या है कि वो लड़की अपने घर वालों के खिलाफ हो जाती है, तब होता है एक बहुत बड़ा खुलासा और उन लोगों को पहुंचा दिया जाता है सलाखों के अंदर। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक ज़िला पड़ता है अररिया और इसी ज़िले का एक गांव है रानीगंज थाना और इसका गांव है बडवा गांव। ये 5 जुलाई 2022 की कहानी है। इससे पहले की कहानी मैं थोड़ी सी आपको बता देना चाहता हूँ कि एक लड़की होती है जो अपने गाँव में अपनी सहेली के साथ स्कूल जाया करती है और उसी गांव का एक भांजा होता है जिसका नाम होता है छोटू यादव, जो कि अपने ननिहाल में अपने मामा के यहाँ कई बार आ जाया करता है और यहाँ कुछ दिन रह जाया करता है। जो छोटू यादव होता है उस लड़की से बार बार बात करने की कोशिश करता है, उसकी सहेली को फोर्स करता है और उससे कहता है कि मुझे एक बार आरती से बात करा दीजिए। दोस्तों, जो उसकी सहेली होती है वो आरती से कहती है कि तुमसे छोटू बात करना चाहता है, लेकिन वो कह देती है कि मुझे किसी लड़के से बात नहीं करनी, मैं किसी लड़के से बात नहीं करना चाहती। दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है, दोबारा फिर कुछ दिन के बाद वो सहेली कहती है कि वो लड़का फिर तुमसे बात करना चाहता है, एक बार उससे बात तो कर लो। आरती यादव कहती है कि अगर वो जूता खाना चाहता है तो मेरे से बात कर ले। लड़का कहता है कि हाँ, मैं जूते खाना चाहता हूँ। वही पहली मुलाकात होती है। पहली मुलाकात में उनकी आपस में बातचीत होती है और वो मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। वो एक दूसरे से इतना बेहद प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। इधर समय धीरे धीरे बीतता रहता है। ना तो छोटू यादव अपने घर वालों को बताता है कि मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ और ना ही आरती अपने घर वालों को बताना चाहती है कि मैं छोटू यादव से शादी करना चाहती हूँ, उसके प्रेम प्रसंग में हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक आरती यादव की एक भाभी होती है जिसका नाम होता है रूबी देवी। वो इन दोनों की आपस में जो प्यार प्रसंग है उसके बारे में जान जाती है और इन दोनों से कई बार बात भी कर लिया करती है। समय होता है 5 जुलाई 2022 का, रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हुआ होगा, जब छोटू यादव अपने ननिहाल में ही आया हुआ था और उसको जो उसकी भाभी रूबी है वो फ़ोन करती है और उससे कहती है कि छोटू, क्या तुम हमारी आरती से शादी करना चाहोगे? तो छोटू एकदम से खुश हो जाता है और कहने लगता है, हाँ भाभी, मैं बिल्कुल उससे शादी करना चाहता हूँ। तो रूबी कहती है कि तुम हमारे घर आ जाओ और मैं तुम्हारी बात अपने घर वालों से करा देती हूँ और तुम्हारी शादी की डेट तय कर दी जाती है। इधर जो छोटू यादव होता है वो इतना खुश हो जाता है और भागता दौड़ता हुआ उनके घर पहुंच जाता है। इस दौरान में लगभग उसे 2-3 घंटे का समय लगता है, यानी कि 8 साढ़े 8 बजे का समय फ़ोन होता है। उसके बाद 11 साढ़े 11 12 बजे के करीब छोटू यादव उनके घर पहुंच जाता है। जैसे ही रूबी छोटू यादव को देखती है, उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और बंद करने के बाद वो बाहर चली जाती है। इधर जो आरती यादव होती है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती है और एग्ज़ाम में उसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए वो सुबह 2:30 बजे का अलार्म अपने मोबाइल में भरती है। 2:30 बजे के करीब जैसे उसका मोबाइल बजता है, वो अपनी आंखों को मींटती हुई नींद में उठती है और सामने वाले कमरे में देखती है कि लाइट चल रही है। लाइट को जलते हुए देख उसे एक लड़का उस कमरे के अंदर दिखाई देता है। वो जैसे ही उस कमरे के पास खिड़की से झाँक कर देखती है तो उसे कोई और नहीं, उसका प्रेमी छोटू यादव दिखाई देता है। छोटू को देखकर एकदम से वो परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर वाले तुम्हें मार डालेंगे। ये सब सुनकर छोटू कहने लगता है कि तुम्हारी भाभी ने ही मुझे यहाँ बुलाया है और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी हमारे संबंधों को जान चुकी है, वो हमारी शादी कराना चाहती है। तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। लेकिन आरती को विश्वास नहीं होता। आरती दौड़ी दौड़ी जो उसका लड़के का ननिहाल होता है, उसके मामा होते हैं, उसके मामा के पास पहुंच जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। रात को 2:45 बजे का वक्त होता है
उसका जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है, लड़के का मामा बाहर निकल कर आता है। उसे बताया जाता है कि आपका भांजा जो छोटू यादव है उसे मेरे घर वालों ने पकड़ लिया और उसको वो मार देंगे, उसे बचा लीजिए। लेकिन जो उसका मामा होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये उसे डराने धमकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं होगा, तुम वापस चली जाओ, सुबह बात करते हैं। इधर जो आरती होती है वो वापस अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उस कमरे के अंदर जो उसके पिता होते हैं धीरेंद्र यादव वो दिखाई देते हैं, और उसका जो भाई होता है रविकांत यादव वो भी उस कमरे के अंदर होता है, भाभी रूबी देवी, और एक उसका जो जीजा होता है पवन यादव वो भी उस कमरे के अंदर होता है। दोस्तों, जैसे ही आरती वहां पहुंचती है तो आरती से उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और उसे दूसरे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो छोटू यादव होता है और जो उस लड़की का जीजा होता है पवन यादव उससे पूछता है कि क्या तुम हमारी साली से शादी करना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं आपकी साली से शादी करना चाहता हूँ, मैं बेहद ही उससे प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो धीरे धीरे उसके साथ पहले तो लात घूंसों से, फिर डंडे से उसके साथ पिटाई करने लगते हैं। इधर छोटू यादव चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, अपनी जान की भीख मांगने लगता है। इधर जो आरती होती है वो भी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ ना तो उसके घर वालों के कानों तक जा रही होती है और ना ही पड़ोस वालों के कानों तक जा रही होती है। लेकिन जैसे थोड़ी देर और समय बीतता है, जो घर वाले होते हैं वो छोटू यादव पर अपना जुर्म और बढ़ा देते हैं, उसके ऊपर डंडे से लगातार वार करने लगते हैं। हर गांव के लोग भी वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कमरा अंदर से बंद है, वो लगातार छोटू यादव को पीट रहे हैं। इधर आरती रो रही है, लेकिन उनमें से कोई एक बंदा आरती को फ़ोन दे देता है। आरती सबसे पहले छोटू यादव के पिता होते हैं उमेश यादव, उनको फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि पिताजी, आज आपके बेटे छोटू यादव को यहाँ पर मार दिया जाएगा, मेरे घर वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, कमरे के अंदर बंद करके उसे मार रहे हैं। जो छोटू यादव का जो पिता होता है उमेश यादव, उसका गांव होता है रहेड़िया गांव, जो कि उस गांव से थोड़ी ही दूरी पर होता है। वो किसी और को बिना बताए भागता हुआ उस गांव में पहुंच जाता है और आकर देखता है और अपने बेटे को बचाने की भीख मांगने लगता है। लेकिन जैसे ही गांव वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं, गांव वाले लोग उस कमरे के दरवाजे को तोड़ते हैं, तो कमरे के दरवाजे के अंदर छोटू लहू लुहान हालत में मिलता है। उसे जल्दी से आनन फानन में उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इधर जो घर वाले होते हैं आरती के, वो आरती के पास पहुंच जाते हैं और आरती से पूछने लगते हैं, क्या तुम छोटू यादव से शादी करना चाहती हो। तो आरती पहली बार ऐसा कहती है, वो कहती है कि हाँ, मैं छोटू यादव से शादी करना चाहती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जब तक आरती को नहीं पता होता कि छोटू यादव मर चुका है, क्योंकि आरती दूसरे कमरे में बंद है, उसकी हर एक चीख उसको सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी आंखों से उसको नहीं देख पा रही थी कि छोटू यादव के साथ में किया क्या जा रहा है। इधर घर वाले जो फरार हो जाते हैं, जो आरती के माता पिता, भाई और जो उसका जीजा होता है वो घर से एकदम से फरार हो जाते हैं। जो गांव वाले होते हैं रहेड़िया गांव के लोग, वो आरती को भी बचा लेते हैं और उसे भी साथ में ले जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचकर जब डॉक्टर छोटू को देखते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब तो गांव में पूरा तनातनी का माहौल हो जाता है। बाप का, भाई का और जो भी रिश्तेदार होते हैं सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आरती को यह सब सुबह 7 बजे पता चलता है, तो आरती का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। आरती कहने लगती है कि मेरे घर वालों ने मेरे आशिक, मेरे प्रेमी को मार डाला है। दोस्तों, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है अररिया थाने की, और अररिया थाने की पुलिस को जैसे ही ये सब वाक्य बताया जाता है तो पुलिस के भी एक बार से हृदय कांपने लगता है और वो भी कहने लगता है कि इतना बड़ा क्राइम इन लोगों ने कैसे किया। इतना बड़ा 3rd डिग्री टॉर्चर उस लड़के को दिया गया, जो पुलिस वाले भी एक बार देने के लिए सोचते हैं। उसके नाखूनों को खींचा गया और उसको लगातार डंडे से वार किया गया। जब लास्ट में उसमें थोड़ी सी जान बच जाती है तो उसको करंट देकर मार दिया जाता है। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है। दोस्तों, अभी धीरेंद्र यादव जो लड़की के पिता होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसका जो लड़की का भाई होता है रविकांत यादव, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अभी बाकी लोगों की तलाश भी जारी है। उनको आरती होती है, वो कहती है कि जब तक मेरे प्रेमी के कातिलों को पूरी तरह से पकड़कर उन्हें जेल में ठूस नहीं दिया जाएगा तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। और वो यही करती है, वो खाना पीना छोड़ देती है। 5 जुलाई से 8 जुलाई तक वो खाना पीना छोड़ देती है, और 8 जुलाई को जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होती है तो
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका फ़ोटो खींच लेते हैं और फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देते हैं और उसमें लिखते हैं, पहले तो जो छोटू यादव है उसको मौत के घाट उतार दिया गया, अब आरती यादव भी मर चुकी है। लेकिन ये सब झूठी खबर वो लोग फैलाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आरती यादव खाना नहीं खाती, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में उसकी अब तबीयत 8-7 दिन बीतने के बाद ठीक हो जाती है और उन लोगों की भी पुलिस तलाश लगातार कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक प्रेम का किस तरह से अंत होता है। अगर आरती थोड़ी सी पहल कर पाती, जब वो उस लड़के के मामा के घर गई थी तभी पुलिस को फ़ोन कर देती, तो शायद उसका जो प्रेमी है राजू वो उसके साथ जिंदा होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अपनी भागदौड़ में लगी रही और भागदौड़ के बाद वो उसके मामा के पास जाती है। मामा के पास जाने के बाद फिर वापस घर आती है तो वहाँ पर देखती है कि उसके प्रेमी को लगातार मारा जा रहा है। आज वो आरती अपने घर वालों के पास नहीं जाना चाहती और उनको वो इतना बड़ा दंड दिलाना चाहती है, इतनी बड़ी सज़ा दिलाना चाहती है कि जिससे आगे कोई और ऐसा कदम ना उठा सके। अब आरती जो है अपने छोटू प्रेमी उसके घर रहती है और उसके पिता के पास ही रहती है और वहीं पर रहना चाहती है। वो कहती है कि मैं अब सदा यहीं रहूँगी, मैं अपने घर वालों के पास कभी भी नहीं जाना चाहती। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक प्यार का इतना बुरा अंत होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।